सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो भूलते ही रहते हैं, जैसे कि कोई चीज रख के भूल गए या किसी से बात कहना सुनना भूल गए। और उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये भूलने की आदत थोड़ी और बढ़ जाती है, इसमें थोड़ा और इजाफा हो जाता है। लेकिन नाजरीन, कई बार ये जो भूलने की जो आदत है वो मुसलसल तौर पर ठहर जाए और आदमी भूलता ही जा रहा है। हत्ता ये कि अगर कोई इंसान घर से निकला है, उसे कहीं पहुंचना है, तो उसे यही याद नहीं कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो ये जो है, ये इस तरीके के जो हालात हैं वो काबिले गौर होते हैं और कहीं ना कहीं घर वालों को इसमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अल्जाइमर की अलामत हो सकती है। नाजरीन, अल्जाइमर को डेमेंशिया की शक्ल भी समझा जाता है, जिसमें इंसान जो है बहुत सारी चीज़ें भूलने लगता है और जब हालात बद से बदतर होते हैं, यहाँ तक कि लोगों के चेहरे तक भूलने लगता है और अपने अजीज़ों के नाम तक भूल जाता है। तो आज हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में हम बात करेंगे इसी मर्ज से जुड़ी हुई, इसी से मुतालिक हम तमाम जानकारियां हासिल करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, लाइव राब्ता कायम करना चाहते हैं और हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारा टोल फ्री नंबर हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और पूछिए अपने सवाल। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए डाल लेते हैं एक ख़ास नज़र इस मुख्तसर सी रिपोर्ट पर। इंसानी जिस्म में दिमाग को बेशुमार अहमियत हासिल है। इंसान इसी के जरिए सोचता और समझता है। इंसान के लिए जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत का बेहतर होना भी जरूरी है। जब दिमाग ठीक रहेगा तभी इंसान दुनिया की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो सकेगा और सही गलत में तमीज कर सकेगा। दिमाग को लाहक होने वाली बीमारियों में से एक गंभीर बीमारी है अल्जाइमर। अल्जाइमर एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है जिसका असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। ये डिमेंशिया की सबसे आम किस्म है, जिसमें इंसान की सोचने समझने की सलाहियत, याददाश्त, बर्ताव और रवैये पर बुरा असर पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वो बीमारी ज्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। इसकी वजह से इंसान की जिंदगी और रवैये में गंभीर तब्दीलियां आती हैं और धीरे धीरे वो रोजमर्रा के काम करने के काबिल नहीं रह पाता। अल्जाइमर की बुनियादी वजूहात का अब तक पुख्ता तौर पर पता नहीं चल सका है, लेकिन रिसर्चरों का मानना है कि ये बीमारी दिमागी सेल्स की मौत और दिमाग के अलग अलग हिस्सों में प्लॉक और टैंगल्स के बनने से होती है। कुछ मुख्य वजहें हो सकती हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर, उम्र, तर्ज जिंदगी और माहौलियाती असरात। अगर किसी इंसान के खानदान में पहले से किसी को अल्जाइमर की बीमारी रही हो तो उस इंसान में इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। खास तौर पर अगर माँ बाप या भाई बहन इससे मुतासिर रहे हों तो खतरा और भी बढ़ जाता है। बढ़ती उम्र अल्जाइमर की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। ये देखा गया है कि 60 साल की उम्र के बाद इसकी अलामतें जाहिर होने लगती हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका असर और भी साफ तौर पर वाज़ेह होने लगता है। अल्जाइमर से मुतासिर दिमाग में एमिलॉइड प्लॉक और टाउ प्रोटीन की गांठें बनने लगती हैं, जो दिमाग के सेल्स के बीच के राब्ते में रुकावट डालती हैं और दिमागी सेल्स की मौत की वजह बनती हैं। जिन लोगों की जिंदगी में जिस्मानी सरगर्मियों की कमी होती है, जिनकी गिज़ा गैर मुतवाज़न होती है और जिन्हें ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी बीमारियां होती हैं, उनमें अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा तंबाकू नोशी और हद से ज्यादा शराब नोशी भी इस बीमारी का खतरा बढ़ा सकती है। अल्जाइमर का असर धीरे धीरे इंसान के दिमाग पर होता है, इसलिए इसकी अलामतें शुरुआती मरहले में हल्की होती हैं और वक्त के साथ खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। अल्जाइमर के मरीज की देखभाल में परिवार और दोस्तों का एक अहम रोल है।
एक अच्छा देखभाल करने वाला मरीज को रोजमर्रा के कामों में मदद करने और जज्बाती ताउन देने में मददगार साबित हो सकता है। तो इस रिपोर्ट में भी नाजरीन हमने देखा कि दिमाग पर लाहिक होने वाली बहुत सी आम जो बीमारियां हैं उनमें से एक अल्जाइमर भी है। और अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो बुजुर्गों को अपनी गिरफ्त में लेती है और धीरे धीरे उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। और कई बार फरहान ये होता है कि घर वाले क्या समझते हैं कि इनकी तो उम्र हो गई है और ये सठिया गए, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही समरीन आपने कि ये जिस तरह से अगर घर में कोई भी मरीज़ इस तरह का हमें दिखता है, महसूस होता है, तो हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि इसके दिमाग में किसी तरह की परेशानी आ गई है, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये अल्जाइमर के भी अलामात हो सकते हैं। तो बेहतर है कि अगर इस तरह का माहौल घर में हो रहा है या आपके आसपास हो रहा है तो सबसे पहले किसी अच्छे माहिर डॉक्टर को दिखाने की बेहद ज़रूरत है, किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की बेहद ज़रूरत है। तभी न्यूरोलॉजिस्ट उसको देखेगा, डायग्नोस करेगा और उसका सही गाइड करेगा, सही अपना मशवरा देगा किस तरह से इसके साथ बिहेवियर रखना चाहिए, किस तरह से इसकी दवाई करनी चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए अल्जाइमर्स के ऊपर जो बात करेंगे हमारे साथ जो माहिरीन मौजूद हैं, हम सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी एम्स दिल्ली में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अटरी चैटर्जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे आयुर्वेदा से मेडिकल कॉलेज में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूं मैं, आप प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, मैं आपका खैर मकदम करता हूं, आप प्रोग्राम में अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर आई और आपसे ये सवाल पहला आपसे करूंगा कि ये अल्जाइमर्स जो मर्ज़ है ये क्या है, कैसे ये लोगों को अपनी जद में लेता है, और अगर हम बात करें अपने मुल्क की, यहाँ पर अल्जाइमर के मरीज़ कितने देखने को मिलते हैं, क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी? देखिए, जो अल्जाइमर्स की बीमारी है ये एक वृद्धावस्था में होने वाली बीमारी है और आमूमन से ये एक प्रकार का डिमेंशिया है। तो डिमेंशिया जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है या छतरी वाला टर्म है जिसके नीचे बहुत सारे कारण हैं। तो डिमेंशिया के बहुत सारे कारणों में सबसे मुख्य कारण अल्जाइमर्स डिमेंशिया है। अब ये बीमारी जो है इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है बढ़ती हुई उम्र। जितने लंबे साल हम जिएंगे उतना ज्यादा चांस होता है कि हमको ये बीमारी हो। अच्छा। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर जीन्स होती हैं जो प्रोटेक्टिव जीन्स होती हैं या एट्रिस जीन्स होती हैं जिसको हम एपोलाइपोप्रोटीन बोलते हैं। तो उनके पर्टिकुलर टाइप्स और सब टाइप्स होने के कारण भी इसका रिस्क बढ़ता है। तो ये जो दो रिस्क फैक्टर्स हैं ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं है, दे आर नॉट मॉडिफाइबल। बट बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस बीमारी के प्रिवेंशन में यूज होते हैं और वो रिस्क फैक्टर्स जो हैं अगर हम जान लें तो हो सकता है बुढ़ापे में हमको ये बीमारी न आए। और ये रिस्क फैक्टर्स का जो प्रिवेंशन है हमको 30-35 इयर्स ऑफ एज से शुरू करना बहुत जरूरी है। जी मैम, आपने रिस्क फैक्टर्स की बात की, आपने बताया कि जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ेगी तो इसके होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आप रिस्क फैक्टर्स की बात कर रही हैं, एक तो ये रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, दूसरा मैडम आप ये बताइए कि बढ़ती उम्र में क्या इसका होना लाजमी है कि जिसकी उम्र बढ़ेगी 70 पे जाएगा 75 पे जाएगा ये होगा ही होगा मर्ज? तो रिस्क फैक्टर्स दो प्रकार के हैं, एक तो जो हम बदल नहीं सकते या जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है वो है बढ़ती हुई उम्र और जेनेटिक्स। पर जिन पे हमारा नियंत्रण है जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना 130/90 के नीचे, उसके अलावा डायबिटीज ना होना, ब्लड शुगर्स का कंट्रोल में रहना, मोटापा ना होना, ज्यादा देर के लिए सिडेंट्री बैठे रहना, माना जाता है आधे घंटे से ज्यादा कंटिन्यूसली बैठना नहीं चाहिए, 20 मिनट 25 मिनट बैठ के हिलना डुलना चाहिए। आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो भी ये बीमारी आती है।
नींद में अगर परेशानी हो, नींद कम हो, जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं, उसमें भी डिमेंशिया बढ़ने के चांस होते हैं। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रही है स्लीप में, खराटे वाली बीमारी, उसमें भी डिमेंशिया होने के चांस होते हैं। शराब पीना, बेहद शराब पीना, स्मोकिंग करना, वो भी रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर हम अनहेल्दी फूड्स खा रहे हैं, जो फास्ट फूड, प्रोसेस्ड, हाईली प्रोसेस्ड फूड हैं, उनसे भी प्रोसेस, जैसे हुआ पास्ता, नूडल्स, मैदे की बनी चीज़ें, या फिर हम अनसैचुरेटेड पॉलीसैचुरेटेड फैट्स ना खा के सैचुरेटेड फैट्स खा रहे हैं, तो जैसे ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, घी, ये हेल्दी है। बट अगर हम डालडा खाएंगे या फिर हम पाम ऑयल खाएंगे, ये अनहेल्दी है। हम नॉन वेज में अगर रेड मीट्स खा रहे हैं, ये अनहेल्दी है। वाइट मीट फिर भी ठीक है। हम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक ले रहे हैं, वो भी अनहेल्दी है। खाने में हमारा फाइबर कितना है, जैसे ग्रीन्स, सैलड्स, सीरियल्स, जो अनाज है वो कितना है, वो हेल्दी है। इसके अलावा लाइफस्टाइल, अगर आप वॉकिंग करते हैं, आप योगा करते हैं, आप एरोबिक्स करते हैं, आप योग निद्रा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नेटवर्किंग, आप एनवायरमेंटल एनरिचमेंट आपका कितना है, आप सोसाइटी से कितने जुड़े हुए हैं, आप पॉजिटिव इंटरैक्शंस कम्युनिटी में कितना कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी, अगर आप सस्पिशियस पर्सनालिटी हैं, न्यूरोटिक पर्सनालिटी हैं, तो भी ज़्यादा होता है। स्ट्रेस, टॉक्सिक स्ट्रेस किसी भी लेवल का, फिजिकल स्ट्रेस टॉक्सिक या मेंटल स्ट्रेस। तो फिजिकल स्ट्रेस में पाया गया है जो बहुत रिपीटेड हेड इंजरीज होती हैं, उनको डिमेंशिया ज़्यादा होता है। या फिर फिजिकल स्ट्रेस में जैसे फुटबॉलर्स अमेरिका के, जिन पे सर पे इंजरीज होती हैं, उनमें भी डिमेंशिया ज़्यादा होता है। मेंटल स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो काम पे या फैमिली में, तो भी डिमेंशिया ज़्यादा होता है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम बेसिकली जो है बुढ़ापे में हम एक एटीट्यूड जो रखें कि हम बूढ़े हो गए, हम कुछ नहीं करेंगे। बुढ़ापे में भी सीखते रहना, नई चीज सीखते रहना। आप चाहे नई भाषा सीखें, हिंदी तमिल सीखे, तमिल हिंदी सीखे, जो बहुत विवाद का विषय है, बट नई भाषा सीखना, नया स्किल लेना। आप नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, नई तरीके से डांस सीख रहे हैं। डांस इज अ प्रिवेंटिव फैक्टर, साइकिलिंग इज अ प्रिवेंटिव फैक्टर। कोई भी नई चीज, आपने नया मोबाइल खरीदा, उसको कैसे ऑपरेट करना वो सीखना, कंप्यूटर सीखना, या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन को पढ़ाना, ग्रैंड चिल्ड्रन से इंटरैक्ट होना, पेट्स के साथ इंटरैक्ट करना, ये सारे प्रिवेंटिव फैक्टर्स हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं। ये कहेंगे कि ब्रेन के बारे में कहा जाता है यूज इट और लूज इट। बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो बुढ़ापे में स्टार्ट हो जाती हैं, और अगर ये एंटीकोलिनर्जिक दवाई हैं या जो मेंटल हेल्थ के लिए जो दवाई हैं, ये मेमोरी को इफेक्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जितना अपना दिमाग को कहीं ना कहीं बिजी रखेंगे, उतना ही हम सेहतमंद भी रहेंगे दिमागी तौर पर। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर मंजरी। डॉक्टर चटर्जी, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बुढ़ापा, तो जाहिर सी बात है, एजिंग तो एक यूनिवर्सल फेनोमेना है, वो तो होनी ही होनी है। धीरे धीरे जब बुढ़ापा आता है तो जाहिर सी बात है याददाश्त पे असर पड़ता है और लोग भूलने लगते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं। तो हम वही बात मैं आपको बोलूँगी कि हम कह देते हैं ये सठिया गए हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को कहाँ अलर्ट होने की ज़रूरत है कि ये जो भूल है ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इतना नहीं होना चाहिए। वो कैसे प्रिकॉशन ले, क्या एहतियात बरते, कैसे उसको नज़रअंदाज ना करें? देखिए, एक पर्सन का जो पहले उनका प्रोफेशन जैसा था, जो काम वो कर पाते थे, जैसा उनका नेचर था, कोई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से ही भूलते थे, उतना ऑर्गेनाइज नहीं थे। और उससे अगर बढ़ रहा है और ये भूल जो हो रहा है बार बार हो रहा है, तभी जो परिवार है उनको ये इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए कि बार बार ऐसा भूल हो रहा है और ये समय के साथ साथ बढ़ रहा है जी। तभी उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा सभी को होता है कि आपके कोई सामान कहीं पे छोड़ के आ गए, स्टेशन में छोड़ के आ गए, डॉक्टर के ऑफिस में छोड़ के आ गए, ऐसे सभी के साथ होता है। पर अगर ऐसा हो रहा है कि आप डॉक्टर के पास गए थे और 2-3 दिन बाद आपको बिल्कुल याद नहीं है कि डॉक्टर के साथ आपका क्या बातचीत हुआ था, डॉक्टर के पास आप गए थे ये भी आपको याद नहीं है, कोई घटना अगर बिल्कुल आपके याददाश्त से मिट गया है, तो तभी आप फैमिली मेम्बर्स को अलर्ट होना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बुढ़ापे के कारण नहीं हो रहा है जी। ये कोई बीमारी है और ये डिमेंशिया के अर्ली सिम्टम है।
तो तभी अगर आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो जल्दी इसका जो बढ़ने का गति है तो इसको हम स्लो कर सकते हैं। जी जी, बहुत लेट होने से फिर वो फंक्शन लौट के आना मुश्किल होता है, यानी तवज्जो देने की बेहद ज़रूरत है। डॉक्टर जितेंद्र, आपसे भी ज़रा पूछना चाहेंगे, डॉक्टर मंजरी ने भी बताया कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मायने रखता है और आप क्या खा रहे हैं, क्या आपकी ग़िज़ा है और कैसे अपना आप ब्रेन को, अपने दिमाग को कहीं पर मसरूफ़ रख रहे हैं, वो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो क्या लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए शुरुआत से ही जो इस तरीके की डिमेंशिया है, चाहे अल्जाइमर है, इनसे बचा जा सके? आयुर्वेद की नज़र से आप बताएं। हाँ, आयुर्वेद में इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यात किया गया है कि मनुष्य को या ह्यूमन बीइंग को एक किस तरीके से पूरे डे वाइज अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए। जनरली ये जो बीमारी है न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में इंक्लूड होती है। तो हमारे में एक कंसेप्ट है वात दोषा। तो वो जो दोष है वो लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बाल्य अवस्था मीन्स चाइल्डहुड, फिर मिडिल अवस्था यंगरनेस एंड देन वृद्धावस्था ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में वात डोमिनेंसी बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, तभी ये डिसऑर्डर्स एग्रावेट होता है। तो वात है वो कोई मूवमेंट या गति से रिलेटेड होता है जी। तो न्यूरोडिजेनरेटिव चेंजेस भी ऐसे ही एक्यूमुलेट होते हैं। तो उसमें जनरली ऐसे डाइट फॉलो करने चाहिए जो आपके माइंड को काम रखे, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को सिस्टमेटिक रखे, आपके जीआई गट्स को सिस्टमेटिक रखें और आपके डाइजेस्टिव पावर को नॉर्मल रखें। क्योंकि डाइजेशन नॉर्मल होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाइजेशन वीक है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो सीधा ही मनुष्य के जीआई ट्रैक्ट पे इफेक्ट करेगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगा, जो कि वात डोमिनेंसी, वात दोष बढ़ने के कारण होते हैं, जिससे टॉक्सिन्स इम्प्लीमेंट हो गए, टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो गए और वो टॉक्सिन्स है वो ब्रेन के ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके कहीं पे भी डिपॉजिट हो सकते हैं। वन ऑफ देम ब्रेन में डिपॉजिट होके ऐसे प्रकार के न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो खान पीन में घी, दूध, मक्खन, अगर पेशेंट को शुगर नहीं है या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है तब खाने में ऐसी घी, दूध, मक्खन, दही ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें प्रोटीन या तो जिसमें बॉडी की हेल्थीनेस या गट मूवमेंट चलती रहे, जैसे फाइबर डाइट्स इंटेक में लेने चाहिए। हो सके उतना ओल्ड एज वालों को ग्रीन वेजिटेबल्स पे फोकस करना चाहिए जिससे उनका मूवमेंट, यानी कि खाने पीने की चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो इस चीज़ों पर काफ़ी हद तक अल्जाइमर से बचा जा सकता है। मतलब आयुर्वेद के हिसाब से आपने जो चीज़ें बताई आप, मैं समरीन जानना चाहता हूँ, ये बहुत ही समझने की चीज़ है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया दो एक तरह से हम बात की जाती है कि डिमेंशिया है, अल्जाइमर है। तो इसके बारे में बात करने के लिए मैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी की तरफ जाऊँगा। मंजरी त्रिपाठी बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हैं इसकी और वो बताएंगी कि अल्जाइमर और डिमेंशिया में फ़र्क क्या है और दोनों को कैसे पहचाने, दोनों की जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, उस पर रोशनी डालें तो कैसे होगा। मैडम क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए डिमेंशिया जो है, ज़्यादातर देखा गया है मैडम यहाँ पर कि लोग समझ नहीं पाते कि अल्जाइमर क्या है और डिमेंशिया क्या है और इस तरह की चीज़ें। आप इसे तफसील से पूरा एक्सप्लेन करके बता सकती हैं? देखिए जो डिमेंशिया है वो एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है जी, और वो सिम्टम्स इन्वॉल्व करते हैं सबसे कॉमनली मेमोरी को, याददाश्त को जी। पर इसके अलावा इसको जो हिसाब किताब का 100 रुपए में 7 रुपए की ब्रेड खरीदी तो कितने बचे जी जी, या फिर पढ़ना लिखना, जो पढ़ा उसको समझना, ओके, उसको बोलना जी, देखने में पहचानना जी, रास्तों को पहचानना, जी, तो ये कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं जी। इसके अलावा बिहेवियर सिम्टम्स होते हैं जी, जिसमें जैसे इरिटेबल हो जाना या गुस्सा आ जाना, ओके, या फिर डिसइनहिबिटेड हो जाना, एकदम से जो ऐसी चीज पब्लिक में नहीं करनी चाहिए वो कर रहे हैं, ओके, पेशाब मतलब किसी के सामने कर रहे हैं घर में, ओके, या फिर जो है एकदम सहम के रहना, ये गुमसुम रहना, ओके, ये बिहेवियर के चेंजेस हो सकते हैं। ओके। और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, मतलब जो दिनचर्या है, सुबह उठे, आपने अपने आप को फ्रेश किया, मुंह धोया, ब्रश किया, नहाए धोए, साफ सुथरा पहने। अब इनमें क्या होता है, कभी कभी कपड़ा उल्टा पहन लेते हैं, जूते उल्टे पहन लेते हैं, कभी कभी ब्रश करना भूल जाते हैं, कभी कभी टॉयलेट करके साफ करना भूल जाते हैं। तो ये डिमेंशिया के सिम्टम्स हैं। ओके, लेकिन मैम ये तो आम लोगों में भी देखा जा सकता है इन चीजों को। अगर हम बात करें आम लोगों में, लोग ब्रश करना भूल सकते हैं। तो डिमेंशिया जो है वो है जब दो सिम्टम्स
जैसे याददाश्त कम हुई, हिसाब किताब बिगड़ गया, वो हुआ, और उसके साथ पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर हो रहा है, राइट, तो उसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। और उससे हल्का स्टेज होता है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जिसमें दो चीज या एक चीज इन्वॉल्व है बट किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं है, वो फिर भी एक्टिविटीज में इंडिपेंडेंट है। तो ये माना जाता है डिमेंशिया। अब डिमेंशिया के अलग अलग सिम्टम्स जो एबीसी मैंने बताए, जैसे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, बिहेवियर एंड कॉग्निशन, ये अलग अलग तरीके से ये इनका मिक्स एंड मैच होके अलग अलग प्रकार के डिमेंशिया होते हैं। मुख्य प्रकार का है अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स में मेमोरी, लैंग्वेज और हिसाब किताब, विजुअल स्पेशियल। फिर एक और होता है फ्रंटोटेम्पोरल। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में बिहेवियर, डिसइनहिबिटेड बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, ये आ जाता है, बच्चों जैसी हरकतें, फ्रंटोटेम्पोरल। फिर होता है वैस्कुलर डिमेंशिया, किसी को कभी स्ट्रोक हुआ, 2-3 स्ट्रोक हुए और डिमेंशिया हो गया, वो वैस्कुलर डिमेंशिया। एक को होता है डीएलबीडी, डिफ्यूज लुई बॉडी डिजीज, जिसमें बहुत सारी अजीब चीजें दिखने लगती हैं, चींटियां चल रही हैं, आग लग गई है और ख्याली ख्याली बातें कर रहे हैं, वो डिफ्यूज लुई बॉडी डिजीज। एक होता है पार्किंसंस डिजीज आई और उसके करीब 1 साल बाद मेमोरी कम होने लगी, तो पार्किंसंस डिजीज विद डिमेंशिया। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर्स विद डिमेंशिया, कई बार सर पे चोट लगी बूढ़ेपन में और पता ही नहीं चला, सबड्यूरल हेमाटोमा हो गया, उससे डिमेंशिया। ब्रेन के अंदर रसौली है, उससे डिमेंशिया। ब्रेन के अंदर पानी भर गया, जिसको हम नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस बोलते हैं, उससे डिमेंशिया। तो या फिर शरीर में विटामिन की मात्रा कम हो गई, B12 कम हो गया, उससे डिमेंशिया। और या तो फिर थायराइड जो है हाइपोथायराइड हो गया, उससे डिमेंशिया, या फिर और कोई एंडोक्रिनल डिसफंक्शन, या फिर दवाइयों से। तो डिमेंशिया किसी भी कारण से हो सकता है, मेजॉरिटी कॉजेज में अल्जाइमर्स और वैस्कुलर निकलता है। जी यहाँ पर आप एक चीज़ और क्लियर की है आपने, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोग्राम देखने वाले बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे और अलर्ट हो जाएंगे उन चीज़ों से। और किसी के साथ भी अगर किसी तरह की हाई बीपी की परेशानी है या शुगर की परेशानी है या कुछ और, जैसे कि मैम ने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली है, तो इनको बेहतर तरीके से डील कर लेंगे। मैडम आप ये बताइए, कोई मरीज़ अगर आपके पास आता है, वो पहुँच जाता है और लगता है आपको कि ये अल्जाइमर्स या डिमेंशिया की तरफ जा रहा है, तो क्या इसका कोई डायग्नोज के लिए टेस्ट होता है? दूसरा, उसकी ट्रीटमेंट कैसे शुरू करते हैं आप? कितने दिन का ट्रीटमेंट है, कैसा ट्रीटमेंट है, क्या लाइफ टाइम है? देखिए, जो डिमेंशिया है उसमें बहुत जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो मरीज के साथ रह रहा है, केयर गिवर हम उसे बोलते हैं, वो उनके साथ कितने सालों से रह रहा है। जी। बीमारी के शुरू से रहना चाहिए जी। उस केयर गिवर से हम रोज की एक्टिविटीज और हिस्ट्री लेते हैं, किस तरीके से ये बीमारी आई, एकदम से आई, धीरे धीरे आई, छुप छुप के आई, पता ही नहीं चला कब आ गई। तो उससे वो पूरी हिस्ट्री लेते हैं और इस हिस्ट्री से हम निकालते हैं कि किस किस डोमेन में, किस किस कॉग्निटिव डोमेन में मरीज का प्रॉब्लम है। फिर उससे हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट में कंफर्म करते हैं कि मरीज के रिश्तेदार ने बोला कि अभी की मेमोरी गई है। देखिए, ऑर्गेनिक डिमेंशिया में अभी की मेमोरी जाती है। आप बहुत अच्छा बता रही हैं, लेकिन एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं और शायद उनका जो सवाल है उसका जवाब वो आपसे ही चाहते हैं। हेलो 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 जी खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं डॉक्टर साहब से, मेरी एक बेटी है 6 महीने, जो वो 8 साल की हो चुकी है, 6 महीने की थी तब से उसे फेब्राइल सीजर की प्रॉब्लम है। जी। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है उस हिसाब से उसके सीजर की जो कैपेसिटी वो भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लगातार उसको अब आने लगे हैं। अब जो पहले तो ये था कि 1 साल के गैप पर उसको आते थे, फिर 6 महीने के गैप पर आना शुरू हुआ, लेकिन अब उसको 2 से 3 महीने के गैप के बीच में आ रहे हैं और लगातार आते हैं 15-15 मिनट, 10-10 मिनट के गैप पर। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मुझे बात करनी थी कि क्या इसके लिए किया जा सकता है। देखिए, डिमेंशिया से रिलेटेड सवाल तो नहीं पर ब्रेन से रिलेटेड जरूर है। इसको हम मिर्गी की बीमारी बोलते हैं और 2 दवाइयाँ फुल डोज में देना जरूरी है अगर दौरे बंद नहीं हो रहे। अगर 2 दवाई फुल डोज में फेल हो रही है, कृपया आप एम्स अस्पताल जरूर आइए या फिर जीबी पंत अस्पताल जाइए, जो भी आपके पास है,
वहाँ पे एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे वीडियो ईजी, एपिलेप्सी प्रोटोकॉल, एमआरआई, वो करवाइए। और अगर मिर्गी एक ही जगह से उत्पन्न हो रही है फिर उसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से क्योर होता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया शालू जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, शुक्रिया। डॉक्टर मंजरी आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में बिहेवियर इन्वॉल्व होगा, डीएलबीडी में हैल्यूसिनेशंस होंगे, तो अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स होते हैं हर डिमेंशिया में। जी जी, आपने हेलुसिनेशन की बात करी है, तो डॉक्टर चैटर्जी आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि ये कौन से हालात में पैदा होते हैं कि मरीज इस नौबत तक पहुंच जाता है, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ये कोई अल्जाइमर की अलामत समझे क्या हम इसे, हेलुसिनेशन है या डिल्यूजन्स हैं मरीज को होने लगते हैं? देखिए, अल्जाइमर्स में जो सोचने की और डिमेंशिया में इन जनरल सोचने की जो क्षमता है, उसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तन हो जाता है। जी। 90% डिमेंशिया के पेशेंट को कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से उनका व्यवहार का परिवर्तन होता है। तो सबसे कॉमन जो होता है कि मरीज धीरे धीरे गुमसुम हो जाता है, जिसको एपैथी बोलते हैं। तो जो काम में उनका पहले इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जो पूजा करते थे पहले हर रोज़, वो भी धीरे धीरे बंद कर देते हैं, ये एक होता है। और ये ज़्यादातर तरीके से घर वाले सोचते हैं कि नहीं ये तो एज के लिए हो रहा है, तो फिर वो उसको इग्नोर करते हैं, बाद में बीमारी बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जैसे पहले उनका जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनालिटी था, उससे जो चेंज हो रहा है, और पहले इनका कोई हिस्ट्री नहीं था, इनका कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, और लेट एज में जाके धीरे धीरे व्यवहार का परिवर्तन हो रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है, तभी आपको सोचना है कि इसका और कोई कारण हो रहा है। तो जैसे कि डिल्यूशंस और हेलुसिनेशंस का जो बात है, तो मैं बस ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि हेलुसिनेशंस का मतलब हो रहा है कि जो चीज़ नहीं है वो आपको परसेप्शन हो रहा है। किसी का वॉइस आपको सुनाई दे रहा है जब कोई है ही नहीं घर में, और किसी को दिखाई दे रहा है, एनिमल्स दिखाई दे रहा है घर के अंदर, तो हेलुसिनेशंस है। और जो चीज़ हुआ नहीं है, जो घटना घटा नहीं है, आपको लग रहा है कि वो घटना घटा है, हाँ, कि घर में चोर आया है या घर में पुलिस आया है, पर वो हुआ नहीं है, ये डिल्यूशन है। तो अगर कोई व्यक्ति का पहले कोई भी साइकियाट्रिक बीमारी का हिस्ट्री नहीं है, अचानक 60 साल के बाद ये नया शुरुआत हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि ये कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। और डिमेंशिया भी पहले डिल्यूशंस, हेलुसिनेशंस के साथ भी शुरू हो सकता है, तो तभी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात है कि जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ है, उसमें जैसे बीमारी बढ़ता जाएगा, पहले तो उनके सोचने का दिक्कत होगा, बाद में उनका ये डिल्यूशंस, हेलुसिनेशंस भी कॉमनली आ सकता है। पर एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये जो मरीज़ हैं, इनका एज भी ज़्यादा है, इनके दूसरे बीमारी भी है, किसी का हार्ट का बीमारी है, बीपी का बीमारी है, तो इनका जो जब ये बिहेवियर का चेंज होता है, तो इनके लिए जो हम दवाई देते हैं उनका डोसेज और उनका चॉइस थोड़ा सा अलग है। तो पहले तो हमें देखना होता है कि ये इनका व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, डिल्यूशन हो रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो ये क्या ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन डैमेज हो रहा है इसलिए हो रहा है, जो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है लेट एज में। अगर डॉक्टर चटर्जी यहाँ पर दवाई की बात की, मैंने मैडम से भी ये सवाल किया था कि अगर किसी का इलाज शुरू हो जाता है, एक बार दवाई शुरू हो जाती है अल्जाइमर्स की, तो क्या वो ज़िंदगी भर दवाई चलेगी या फिर कुछ पीरियड के बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद उसे बंद कर दिया जाएगा? क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, इसी में ऐड कर दीजिए। देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ज़िंदगी भर दवाई चलेगी, ज़िंदगी भर चलेगी दवाई। ओके, एक नंबर, राइट। दूसरी बात है कि ऐसा आपको घर वालों को ऐसा लग सकता है कि दवाई तो चल रहा है जी, फिर भी सिम्टम्स हैं, बढ़ रहे हैं सिम्टम्स। हाँ, तो क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, तो सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर भी हम क्यों इलाज करते हैं? क्योंकि अगर आप बिल्कुल इलाज नहीं करेंगे तो ये सिम्टम्स बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। और अगर आप बहुत अर्ली इलाज स्टार्ट करते हैं तो पहले कुछ सालों तक सिम्टम्स रिलेटिवली स्टेबल रहता है। उसके बाद जब बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है तब सिम्टम्स बढ़ सकता है। तो कहाँ तक क्योर है, कहाँ तक ट्रीटमेंट है, कहाँ तक उम्मीदें हैं इस मर्ज को लेकर? जैसे कि यहाँ एम्स से डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी बैठी हैं, आप बैठे हैं यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से, और डॉक्टर जितेंद्र भी यहाँ हैं। आप तीनों से ही मेरा सवाल है कि जो इस तरह के मरीज़ हैं वो ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ फेस कर रहे हैं। हमने भी देखा है अल्जाइमर्स के, डिमेंशिया के मरीज़, बहुत ही अफसोस होता है उनको देख कर जब वो ज़िंदगी को की जो
जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनमें भी वो नहीं कर पाते, पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं घर वालों पर। और लोग कहते हैं उनको यहाँ पर दिखाओ, वहाँ पर दिखाओ, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ले जाओ। तो क्या उम्मीदें हैं, क्या मौजूदा हालात हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। डॉक्टर मंजू त्रिपाठी, आपकी तरफ आऊँगा, आप क्या कहना चाहेंगी इसमें? मैं यहाँ पर देखिए, खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी जी हो, जी आमीन, पर जब हो जाती है, सॉरी मैम, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, कॉल आ गई है, मैं आपसे ही शुरू लूँगा कॉल भी, और आपसे ये जवाब भी लूँगा यहाँ पर। हेलो हेलो, ऐसा लग रहा है हमारा जो हेलो हेलो जी, बताइए, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए, बताइए अपना सवाल। कांति है। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, एक्सपर्ट सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल बताइए प्लीज। मेरी कांति, जिनकी उम्र 83 इयर्स है। ओके, 83 साल, वो भूलने लगी हैं। अच्छा 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 अच्छा, अभी उन्होंने क्या खाया वो उन्हें याद नहीं रहता। ओके, मगर बहुत पुरानी बातें याद रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन कब है? से हो रहा है ये? जैसे 83 एज अभी है, तो कब से ये चीज आप महसूस कर रही हैं? उनको 2-3 साल से। इलाज कर रहे हैं आप उनका? किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है आपने उन्हें? जी जी दिखाया है। तो क्या बता रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ पर? जी, क्या उनका क्या कहना, मशवरा क्या है डॉक्टर्स का? डिमेंशिया कहा है और टैबलेट दी है। ओके ओके, तो अब आपका सवाल क्या है ये बताइएगा। नहीं, उनको पुरानी बातें याद रहती हैं, तो कुछ लोग शक करने लगे हैं कि ऐसा कैसे। डॉक्टर मंजू त्रिपाठी, आपने क्या समझा? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना कि याददाश्त जो है ग्लोबली नहीं जाती है लास्ट स्टेज तक। ओके, शुरुआत में जो आज किया या कल किया, जिसको हम रीसेंट मेमोरी बोलते हैं या वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, वो जाती है। और जो पास्ट की 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी याददाश्त है, वो नहीं जाती है, वो याद रहेंगी चीजें। बट अगर यही बीमारी 8 साल की हो जाए तो पुरानी याददाश्त भी जाती है। तो ऐसा नहीं है डिमेंशिया में सारी याददाश्त 0 या 0 हो जाएगी जी। अब इनको दवाई शुरू हो गई है, आई एम श्योर इनका CT या MRI जरूर हुआ होगा, B12 की जांच हुई होगी, थायराइड की जांच हुई होगी, विटामिन D की जांच हुई होगी, ब्लड और लिवर और ये सब टेस्ट हुए होंगे। तो आपको दवाई लेते रहने हैं। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, इनकी याददाश्त चली गई है। इनके हाथ पे आपको एक या तो आप बैंगल पहनाइए स्टील की, जिसपे इनका नाम, टेलीफोन नंबर और घर का एड्रेस गड़ा हो, ताकि गलती से भी ये घर से अगर निकले तो गुमे नहीं। क्योंकि बुजुर्ग जो हैं, जो भूल जाते हैं, वो अक्सर जब आप काम कर रहे हैं, रिश्तेदार काम कर रहे हैं, दरवाज़ा खुला है घर का, वो घर से निकल जाते हैं और गुम जाते हैं, जिससे बहुत दुख होता है रिश्तेदारों को। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है, धीरे धीरे अगर बीमारी बढ़ी तो उसके लिए स्टेज वाइज सलाह लेनी है। आपको कुछ इंटरवेंशंस करने हैं, जैसे उनको आपको स्केड्यूल्ड एक्टिविटीज देनी है। चाहे आप पेंटिंग की एक्टिविटी दें, चाहे आप पेट्स, जैसे कोई तोता हो या कोई चिड़िया हो या बिल्ली हो, उसके साथ इंटरेक्ट कर रही हो, पजल्स हो या पेंटिंग हो, या फिर म्यूजिक सुन रही हो, जो म्यूजिक पे इनको दिलचस्पी है वो सुन रही हो, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से इंटरेक्ट कर रही हो, वो इनसे इंटरेक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली इनको पड़े नहीं रहने देना है। अगर ये पड़ी रही, सिर्फ टीवी को ऐसे देखती रही, तो ये बीमारी जल्दी जल्दी बढ़ेगी। पर अगर इनको घर में ही स्टिमुलेट करके, जो है इंटरेक्ट करके, इनके साथ वार्तालाप करके, कॉन्टिन्यूसली इनको एंगेज्ड रखे तो अच्छा है। और इनको रेस्ट करना देना चाहिए। इनको सुबह के टाइम ना सुलाएं, शाम के टाइम सुलाएं, क्योंकि अगर सुबह सो लेंगे तो रात में ये सोएंगे नहीं, और रात में सोएंगे नहीं तो बाकी सब डिस्टर्ब होंगे। तो डिमेंशिया में स्लीप डिस्टर्बेंस भी होती है, इसलिए हम सलाह देते हैं कि सुबह के टाइम इनको एंगेज रखें और रात को इनको सोने दें। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट समझाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप सलाह देंगे, जैसे बीमारी बढ़े, और दवाई तो लेनी ही है। यहाँ बहुत ही तफसील से मैडम ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मेरे भी समझ में आई कि अगर इस तरह कोई मरीज है, यहाँ तक कि ये भी बता दें कि उसके हाथ में एक कड़ा है जिस पे नाम, टेलीफोन नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं, जिससे अक्सर देखने को मिलता है जिसके मतलब दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इस तरह के मरीज निकल जाते हैं और फिर मिलते नहीं, एक बहुत बड़े अरसे तक परेशान हो जाते हैं घर वाले। तो इनका ख्याल रखिए, ये चीज़ें
आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर मंजीत त्रिपाठी, अपनी बात पूरा कर दीजिए। आप बता रही थी कि उम्मीदें क्या हैं इस तरह के मरीज़ के लिए कि मुस्तकबिल में कहाँ तक इलाज मुमकिन हो पाएगा, या मौजूदा हालात की अगर हम बात करें, कंपेयर करें। देखिए, जैसे मैंने बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी जी। सो 35 एंड 40 के बाद हमको प्रिवेंटिव स्टेप्स जो मैंने सारे बताए हैं जी जी, वो लेने चाहिए ताकि बीमारी न आए। अब आ गई तो अगर हल्का सा चेंज नजर आया वृद्धावस्था में, आपके घर में परिवार में जो भी व्यक्ति हैं जो 60 के ऊपर या 55 के ऊपर हैं, अगर पहले से आप देख रहे हैं कि अक्सर भूल रहे हैं या इनको बिहेवियर में चेंज आ गया है, तो तुरंत आपको कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स क्लिनिक, न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए और आपको बेसलाइन एक टेस्टिंग करा लेनी चाहिए कि इनकी बेसलाइन मेमोरी कितनी है, बेसलाइन फंक्शनिंग कितना है, ताकि अगर उस स्टेज पे डिमेंशिया न भी हो, 6 महीने बाद अगर हम रिपीट करें उस टेस्टिंग को और उसमें हमको दिखे कि बढ़ रहा है, तो हम तुरंत दवाई शुरू कर सकते हैं। और दवाइयाँ हमारे देश में अवेलेबल हैं। आजकल बायोमार्कर्स आ गए हैं जो हम पीठ के पानी से निकालते हैं। पीठ के पानी में हम एमिलॉइड का जो रेशियो है वो देखते हैं, एमिलॉइड बीटा का। ये एक अबनॉर्मल प्रोटीन है जो ब्रेन में जमा हो जाता है, और अगर वो रेशियो आए तो इसका मतलब अल्जाइमर्स होने की संभावना है। उस बेसिस पे और क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस में आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जो खैर अभी बहुत महंगी हैं। मे बी इवन आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड देयर कॉस्ट राइट नाउ, बट दे आर अवेलेबल एंड दे कैन बी गिवन। इसके अलावा बहुत सारी अलग सी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज हैं, लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, जो जल्दी से जल्दी इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जी, यानी लाइफस्टाइल की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। मैम, आप लोग का शुक्रिया जो आप हर बार इतनी नई अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोग को बताते हैं। जी जी जी, शुक्रिया। जी नैन्सी, सवाल पूछिए। बात कर रही हूँ, मेरा नाम नैन्सी है। मेरे को जो ये सवाल करना है मेरे फादर के बारे में करना है। जी मैम, एक्चुअली ही मेट एन एक्सीडेंट 17 साल पहले। उसके बाद ना उनकी काफ़ी सारी न्यूरो की मेडिसिन चली, फिर स्टॉप हो गई, फिर दोबारा चली। तो आई जस्ट वांट टू नो, क्या न्यूरो का ट्रीटमेंट एक बार स्टार्ट होता है तो बीच में स्टॉप नहीं कर सकते? ये रेगुलर चलता है और इनकी डोज में कमी होती है? बिकॉज डोज भी कभी कम ही नहीं हुई, कभी ज़्यादा हो गई। मतलब एक होता है ना कि धीरे धीरे आपकी फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को इसको लेके मैं काफ़ी वरीड हूँ कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर लॉन्ग रन में दवाइयाँ चलती हैं तो। जी जी जी, डॉक्टर चैटर्जी, आपने सवाल सुना? हाँ, देखिए, आप ये दवाई कितने देर तक चलेगा इसका ये डिपेंड करेगा कि क्या बीमारी है, कितना सीवियर बीमारी है, और फिर रिस्पॉन्स कैसा है। ऐसे काफ़ी सारे न्यूरोलॉजी की बीमारी हैं जो ठीक हो जाता है, फिर आपका दवाई का कोर्स है, आप दवाई का कोर्स कंप्लीट करेंगे फिर ठीक हो जाएगा। अगर ये एक्सीडेंट से रिलेटेड है तो फिर ऐसा हो सकता है कि इतना सीवियर हुआ है डैमेज ब्रेन में कि इसीलिए इतने सालों तक दवाई चल रहा है। अगर इसी रिलेटेड अगर डिमेंशिया की बात करें तो हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डिमेंशिया हो चुका है तो दवाई पूरे लाइफ लॉन्ग चलता है क्योंकि वो बीमारी रह जाता है। ऐसे और भी न्यूरोलॉजी का बीमारी है जहाँ पे डैमेज इतना सीवियर हो चुका है कि वो डैमेज रह जाएगा, कि आप दवाई देते रहेंगे तो ही उसका सिम्टम्स कंट्रोल में रहेगा। अगर दवाई बंद कर देंगे तो सिम्टम्स लौट के आ जाएगा। तो बीमारी के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितने देर तक ट्रीटमेंट चलेगा। देखिए, मुख्तसर ये है, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आपके डॉक्टर जो हैं जिन्हें आप उन्हें दिखा रही हैं अपने फादर को, वो जो भी बता रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं या दवा वो देना चाह रहे हैं, जो भी उनकी दवा चल रही है, उनकी सलाह से ये आप रोकिए, शुरू कीजिए। कहने का मतलब यही है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा डॉक्टर जितेंद्र, अब आपकी तरफ आएंगे और आयुर्वेदा से जुड़े हम बात करेंगे कि पंचकर्मा में अगर हम देखें तो क्या पंचकर्मा किरदार निभाता है डिमेंशिया या अल्जाइमर के मरीजों के लिए, कितना मुफीद साबित होता है, फ़ायदेमंद साबित होता है? जी, जैसे मैम ने बोला कि इसमें इस बीमारी में कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन डिप्लीट होते हैं जी। तो आयुर्वेद में पंचकर्म थेरापी होती है, मेनली बायो प्यूरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, या टॉक्सिन निकालने की थेरापी होती है। तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप पेशेंट को उसके रिगार्डिंग एडवाइस करके, वो 7 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी होता है, 21 दिन का भी होता है, वैसे पंचकर्म इन्वॉल्व करते हैं। मेनली हम इसमें अल्जाइमर डिसीज़ में नसीय थेरापी जिसको नेज़ल ड्रॉप थेरापी बोलते हैं, और सिरोधारा
ये दो करवा सकते हैं। नेजल थेरेपी इसलिए करवाते हैं कि आयुर्वेद में और काफ़ी अच्छी बुक्स में लिखा गया है कि नोज रूट है वो मेडिसिन को पुटअप करने का बेस्ट रूट होता है, बट सारी मेडिसिन वो रूट से देना अलाउड नहीं होता है। उसमें ऑयल फॉर्म है वो सबसे बेस्ट फॉर्म है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और उसमें जो डाइल्यूट मेडिसिन है, मतलब जो प्रोसेस्ड एक जीएमपी सर्टिफाइड होके प्रोसेस्ड बनी है मेडिसिन ऑयल में, वो उस रूट तक हम पहुंचा सकते हैं। तो एक नसिया थेरापी जिसको बोलते हैं, उसमें हम मेडिकेटेड ऑयल नासा के थ्रू या नोज के थ्रू, नोस्ट्रिल के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। उसकी भी एक एसओपी है, स्टैंडर्डाइजेशन है, कैसे करना है, बिफोर क्या करना है, आफ्टर क्या करना है नस्य के। तो एक अच्छे आयुर्वेदा फिजिशियन की देख रेख में ये थेरापी करवाना चाहिए। सेकंड वन इज सिरोधारा थेरापी है, सिरोधारा भी करवा सकते हैं। मेनली सिरोधारा है, उसका फंक्शन ऐसा है कि जैसे इस रोग में मेमोरी इम्पेयर्ड होती है, कॉग्निटिव डिफॉर्मिटीज होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर्ड होती है, तो सिरोधारा ब्रेन पावर को और मेमोरी पावर को एनहांस करने में इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज जो कॉग्निटिव डिफॉर्मिटीज हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए बेटर है। तो मेनली इस रोग में हम एज अ मेमोरी पावर एनहांस करने के लिए आयुर्वेदा मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और दूसरा कॉग्निटिव फंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और पेशेंट की होल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बने जी इन फ्यूचर, उसके लिए आयुर्वेद से थोड़ा प्रबंध कर सकते हैं। तो उसमें एक इंटीग्रेटिव अप्रोच ले सकते हैं कि मॉडर्न की दवाइयाँ चलें, साथ में आयुर्वेदा फिजिशियन के देखरेख में कुछ आयुर्वेदा की भी थेरापीज एंड दवाइयाँ चल जाए, जिससे पेशेंट को उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी इंप्रूव हो, उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। कि सेहत बेहतर रहे, ये सारी चीज़ें आपने बताई, मैं समझता हूँ काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं और इस पर ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए। प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया है। डॉक्टर मंजीत त्रिपाठी आपके पास आऊँगा और जानना चाहता हूँ क्या पैगाम आप देंगी हमारे प्रोग्राम देखने वालों को, अल्जाइमर्स को ध्यान में रखते हुए किस तरह की हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, मुख्य है कि हम यंग एज से ही समझ जाएं कि बुढ़ापे की देखरेख हमको खुद करनी है और हमको दूसरों पे निर्भर नहीं होना चाहिए। तो जो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हम पहले से ही अपनाएं। बट अगर बीमारी आ जाए तो जो घर में लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी मरीज़ को डॉक्टर के पास लाना चाहिए, सही इलाज शुरू करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को अकेले ना छोड़ें और या पैसिवली ना छोड़ें, उनको उनकी ब्रेन, जैसे मैडम ने बोला कि यूज़ इट और लूज़ इट, तो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, इनका ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, डॉक्टर अटरी चटर्जी आपके पास आऊँगा, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को? मैं बस दो ही चीज़ बताना चाहूँगा। एक है कि उम्र होने के बाद भी आप जितना एक्टिव रहेंगे फिजिकली एंड मेंटली, आपका डिमेंशिया होने का रिस्क कम होगा, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रहेगा। दूसरी बात है, जो परिवार के सदस्य हैं, जैसे ही सिम्टम्स हो रहा है उसको आप बस एज रिलेटेड सिम्टम्स ऐसे मत सोचिए, पहले डॉक्टर के पास जाइए। टेस्ट कराने के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो आप भी निश्चिंत हो सकते हैं, पर उसको ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। कैंसर भी बढ़ जाएगा तो उसका इलाज करने के बावजूद भी रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी ऐसा ही है, एडवांस स्टेज में दवाई बहुत अच्छा काम नहीं करता। यानी कि समझना चाहिए कि हमें डॉक्टर के टच में रहने की कितनी ज़रूरत है। अगर अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसी परेशानी महसूस हो रही है तो डॉक्टर के टच में रहना बेहद ज़रूरी है। अर्ली और अर्ली स्टेज पे हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। डॉक्टर जितेंद्र, आपके पास आऊँगा मैं, यहाँ पर पैगाम भी लूँगा आपसे, साथ में आप एक चीज़ और बताइए कि आप किस तरह की एडवाइस करना चाहेंगे कि जो अल्जाइमर का मरीज़ है, जो डिमेंशिया का मरीज़ है, उसे खाने में किस तरह की अपनी जो ज़िंदगी तर्ज़ ज़िंदगी है, ख़ासतौर से खाने पीने की बात करें तो खाने पीने का ख्याल किस तरह रखना चाहिए उसे? एक्चुअली उनको हेल्दी फूड्स लेना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बोला कि दूध, घी ऐसे रूटीन में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। उनको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसेस, फ्रेश जूसेस ये एडवाइस करने चाहिए। वॉलनट्स जैसे अखरोट बेस्ट थिंग है, बादाम, ऐसी चीज़ें दूध के साथ उनको लेनी चाहिए। कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए क्या है वो एक डाइटिशियन का एक राय ले लेनी चाहिए ताकि ओवरडोज ना हो जाए, क्योंकि उसके हिसाब से उनके बहुत सारे डिसीज साथ में इन्वॉल्व होते हैं, तो कौन सा कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो देख लेना चाहिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हर हमेशा इम्प्लीमेंट करना चाहिए लाइफ में,
उससे हमारी मेंटल स्टेट ठीक रहती है, एज वेल एज फिजिक ठीक रहता है, और इस प्रकार के रोगों से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में ना हो उसके लिए भी ऐसी चीज़ें अगर लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करें तो बेटर है। यहाँ पर हमने देखा कि रोकथाम की कितनी ख़ास अहमियत है। अगर हम चीज़ों की रोकथाम करेंगे तो हो सकता है जो मर्ज़ होने की चांसेस हैं वो मर्ज़ ना हो और हमारी सेहत बेहतर रहे। आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे माहिरीन ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इनका ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। और तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत की। जी, आप तीनों का एक बार बेहद शुक्रिया। आपने इतनी अहम जो मालूमात थी हमारे नाज़रीन को फराहम की है, अल्जाइमर से जुड़ी हुई, डिमेंशिया से जुड़ी हुई। अफरान, कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं, जो आज हमने इस मौजू पर गुफ्तगू की है उसका जो मैं सार समझ रही हूँ वो ये समझ पा रही हूँ कि जो घर वाले होते हैं, हमारे अजीज़ होते हैं, उनका कितना बड़ा किरदार होता है किसी भी इंसान के लिए। कोई बुजुर्ग हैं, वो धीरे धीरे उनकी एजिंग हो रही है, अगर वो कुछ भूल रहे हैं तो हम उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसी नौबत ना आ जाए कि वो अल्जाइमर की या डिमेंशिया के एडवांस स्टेज पर पहुंच जाए। यानी कि जो केयर गिवर्स होते हैं उनका बहुत अहम किरदार है अपने बुजुर्गों के लिए, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं। उन बुजुर्गों में एक चीज़ यहाँ मैं भी ऐड करना चाहूँगा, मैसेज समझ लीजिएगा कि बुजुर्गों को अपने मोहब्बत की भी ज़रूरत होती है और उनका ख़ास ख्याल रखें। जो हिदायत दिए हैं मेडिकल तौर पर मैडम ने या दूसरे एक्सपर्ट्स ने, वो तो आप कीजिए, लेकिन उनको मोहब्बत भी दीजिए, उनको वक्त भी दीजिए। हो सकता है उनकी आपकी मोहब्बत से, आपके वक्त देने से उनकी ज़िंदगी सुधर जाए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिमेंशिया या अल्जाइमर्स टाइप की उन्हें हो सकती है वो ना हो और उनकी सेहत बनी रहे, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। जी, और लाइफस्टाइल तो हमेशा हम इसका तस्करा तो करते हैं कि तर्ज जिंदगी आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए और खासतौर से ग़िज़ा भी। राइट। तो नाज़रीन, जैसे कि हमारे आज कॉलर्स भी आए, उन्होंने कहा भी है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हम इस तरह के मौज़ूआत लेकर आते हैं और लोगों की परेशानी, उनके सवालात सुनते हैं, उनके जवाब भी हम यहाँ देते हैं। और हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं इस वक्त कि आप लोग हमें सराह रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। और आप हमें जल्दी से ईमेल करिए फिर इसी बात पर, और हमारी ईमेल ID है hello.drdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारा ये प्रोग्राम DD उर्दू के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं नाज़रीन। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना और अपनों का खास ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। अल्जाइमर एक संगीन दिमागी मर्ज है। अल्जाइमर से इंसान की याददाश्त मुतासिर होती है। अल्जाइमर 65 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद को मुतासिर करती है। बढ़ती उम्र और जहनी दबाव अल्जाइमर की अहम अलामतें हैं। अल्जाइमर के मरीज को थेरेपी देने से फायदा होता है। अल्जाइमर के मरीज को तन्हाई का एहसास ना होने दें।